तो आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बाद जो 0.001 चांसेस थे ब्रॉक लेसनर के एक बार फिर से रिटर्न के, भाई वो पूरे तरीके से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि बी फॉर ब्रॉक नहीं बल्कि बी फॉर बैरन कॉर्बिन आज रॉ के एपिसोड में आए थे और उन्होंने हमला किया था बॉबी लैशली के ऊपर। तो भाई क्या एक्चुअल में रीजन है क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ब्रॉक लेसनर की नहीं करवाई रिटर्न? क्या है अभी फिलहाल उनका स्टेटस? क्या वो रेसलमेनिया के बाद रिटर्न करने वाले हैं? इन सभी चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल में हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। और क्या लॉजिक है क्यों बैरन कॉर्बिन ने हमला किया मैकिंटायर के ऊपर, और क्या सामो जो भी एक बार फिर से अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि आज रॉ के एपिसोड में वो हमें कमेंट्री टेबल के ऊपर बैठे हुए नहीं नजर आए थे। शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर भी रिसेंटली भड़के हैं बॉबी लैशली एंड एमवीपी के ऊपर जब हर्ट बिजनेस टूट चुकी है पूरे तरीके से। शार्लेट फेयर के बारे में भी करेंगे बात, क्योंकि भाई एक बहुत ही शॉकिंग रीजन आया सामने क्यों शार्लेट फेयर को रेसलमेनिया 37 से कर लिया गया पुल आउट, और वो रीजन है शार्लेट फेयर की प्रेगनेंसी। और भाई उसके पीछे क्या कुछ सच है, क्या कुछ पूरी कहानी है, रिसेंटली शार्लेट फेयर ने रिवील कर दी, क्योंकि वो फेक प्रेगनेंसी थी और फेक रिपोर्ट्स के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई ने शार्लेट फेयर को पुल आउट कर लिया है। तो भाई ये कुछ अपडेट्स है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को बस डेफिनेटली आपको एंड तक देखना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले एक बहुत ही क्विक अपडेट के साथ, और इस बार ये मिस जॉन मॉरिसन, बैड बनी एंड डेमियन प्रीस्ट के बारे में जुड़ी है। हमने देखा आज मिस एंड जॉन मॉरिसन ने अपना न्यू सॉन्ग किया था रिलीज, फिर वहां से बैड बनी एंड डेमियन प्रीस्ट आए थे, और इस सेगमेंट के दौरान जो बैड बनी है वो एक बहुत ही तगड़ा मुक्का हमें मारते हुए नजर आते हैं मिस के चेहरे के ऊपर। और भाई सरप्राइज बात यह है कि जो मुक्का मारा था मिस के चेहरे के ऊपर बैड बनी ने, वो सही में एक रियल पंच था, यहाँ पर वो फेक नहीं था, यहाँ पर वो स्क्रिप्टेड जरूर था, लेकिन भाई इतना जोरदार से बैड बनी को वो पंच बिल्कुल भी मिस को नहीं मारना था। रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने, उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गलती से जो बैड बनी है वो जोश जोश में आके सही में एक मुक्का मार देते हैं मिस के चेहरे के ऊपर, लेकिन भाई यहाँ पर मिस की दाद देनी होगी। उन्होंने स्क्रिप्ट के हिसाब से आगे सारी चीजें की और वो पूरा सेगमेंट हमें खत्म करते हुए नजर आया। और भाई जो बैड बनी ने मुक्का मारा था, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं पे जो मिस है रेसलमेनिया के मैच के अंदर इस चीज का बदला लेने वाले हैं, और मे बी वो डेमियन प्रीस्ट की एक दो लात या फिर एक दो मुक्के जो है वो हमें असली में धरते हुए नजर आ सकते हैं। अब रीजन सामने नहीं आया कि जो बैड बनी है भाई उन्होंने कैसे अचानक से इतनी तेज मुक्का मार दिया मिस के ऊपर, लेकिन भाई मिस की दाद देनी होगी। उनका एक्सपीरियंस चलो कहीं पे तो काम आया, और मिस ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया जब बैड बनी का असली मुक्का उनके चेहरे पर पड़ा था आज के रॉ के एपिसोड में। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट अपडेट इस बार द क्वीन शार्लेट फेयर के बारे में जुड़ी है, और रेसलमेनिया 37 का भी फिलहाल क्या है शार्लेट फेयर का स्टेटस, इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी न्यूज आ चुकी है, और एक शॉकिंग रीजन भी रिवील हुआ है क्यों उनको रेसलमेनिया से किया गया है पुल आउट। हम सभी जानते हैं कि शार्लेट फेयर ने खुद ही इस बात को अनाउंस कर दिया था कि उन्हें कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन भाई अब जो क्वारंटीन था पूरा उससे बाहर आ चुकी हैं। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आज का जो रॉ का एपिसोड था वहां बैक स्टेज के ऊपर द क्वीन शार्लेट फेयर भी थी। तो भाई क्या रीजन है क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उन्हें रेसलमेनिया से अचानक से पुल आउट कर लिया, जबकि उनको ये पता था कि रेसलमेनिया से पहले शार्लेट फेयर की रिटर्न होने वाली है। तो भाई रिपोर्ट्स के हिसाब से शार्लेट फेयर ने कोविड-19 के साथ ही साथ एक और टेस्ट करवाया था, और उस टेस्ट में और उस रिपोर्ट के अंदर ये बात सामने आई थी कि अभी फिलहाल शार्लेट फेयर प्रेग्नेंट है। एकदम सही सुन रहे हो भैया आप, उस रिपोर्ट के हिसाब से शार्लेट फेयर प्रेग्नेंट है, और यही रीजन है क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये लगा नहीं भाई हमें शार्लेट फेयर को रेसलमेनिया से पुल आउट कर लेना चाहिए। अब ये चीज सुन के शार्लेट फेयर को और अंड्राडे को दोनों को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए जो शार्लेट फेयर है वो एक बार फिर से अपना जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो हमें करवाते हुए नजर आती हैं। और भाई उस रिपोर्ट के अंदर ये बात सामने आती है कि शार्लेट फेयर प्रेग्नेंट नहीं है, वो गलती से जो पुरानी रिपोर्ट है वो गलत सामने आ गई थी, और इसलिए जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है उन्होंने शार्लेट फेयर को रेसलमेनिया से पुल आउट कर लिया था। तो भाई अब गलत फहमियां तो दूर हो चुकी हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये बात समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से उनको रेसलमेनिया के अंदर वो बुक कर सकती है। वो आस्का वर्सेस रिया रिप्ले के मैच के साथ ही जा रही है रेसलमेनिया के अंदर, और देखने में ऐसा लगता है कि कोविड-19 और शार्लेट फेयर की झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट के कारण मे बी वो इस साल का रेसलमेनिया 37 हमें मिस करते हुए नजर आ सकती है। बाकी आज के रॉ के बैक स्टेज के ऊपर भी वो थी, देखते हैं अगले हफ्ते रॉ के एपिसोड के अंदर क्या कुछ होता है। और मेरे हिसाब से अगला जो रॉ का एपिसोड है वो फाइनल रॉ होने वाला है ना रेसलमेनिया से पहले, तो अगर कुछ होगा तो वहीं पे होगा शार्लेट फेयर के साथ, वरना वो इस साल रेसलमेनिया 37 को हमें मिस करते हुए नजर आने वाले हैं। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर बता सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और नेक्स्ट अपडेट इस बार जुड़ी है द डिस्ट्रॉयर सामोआ
जो के बारे में। और आज रॉ के एपिसोड के पूरे रॉ में हमें स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक सामोआ जो कमेंट्री टेबल के ऊपर नहीं दिखाई दिए। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सामोआ जो एक बार फिर से हमें अपनी WWE रिटर्न की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि जब से रॉ का एपिसोड शुरुआत होता है शुरुआत में हमें हर्ट बिजनेस पूरी टूटती हुई नजर आती है और तब से लेकर शो की एंडिंग तक हमें जो MVP हैं वो सामोआ जो की जगह कमेंट्री टेबल के ऊपर बैठे हुए नजर आते हैं। और भाई रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने, उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मे बी जो सामोआ जो है अपने कुछ फैमिली या फिर पर्सनल इश्यूज के कारण रॉ के एपिसोड के अंदर कमेंट्री टेबल को इस हफ्ते मिस करते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर अगले हफ्ते भी सामोआ जो हमें कमेंट्री टेबल के ऊपर नहीं दिखाई देते हैं तो आप ये बात मान सकते हो कि सामोआ जो की रिटर्न रेसलमेनिया 37 के बाद होने वाली है। और जो की रिटर्न जो मे बी है वो जो रेसलमेनिया के बाद का पहला रॉ होने वाला है वहीं पर होती हुई नजर आ सकती है। और अभी फिलहाल कुछ कंफर्म मैं इसके बारे में कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये अगर उन्हें परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर स्पॉट किया जाएगा तो हम लोग ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म कर सकते हैं कि सामोआ जो कर रहे हैं अपने इन रिंग रिटर्न की तैयारी, उनके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और होप ये करूँगा कि सामोआ जो कि एक बार फिर से रिटर्न के बाद काफ़ी तगड़ा WWE के अंदर पुश मिलता हुआ नजर आए। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, जो कि इस बार हर्ट बिजनेस के फॉर्मर मेंबर्स यानी कि शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर के बारे में जुड़ी है। और आज रॉ के एपिसोड के अंदर पूरी की पूरी हर्ट बिजनेस टूट चुकी है। और इसको क्या लेकर आया है सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन का रिएक्शन, इसको लेकर जो WWE है वो अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड करते हैं। और इस इंटरव्यू के अंदर जो सेड्रिक अलेक्जेंडर है वो काफ़ी ज़्यादा भड़कते हैं सबसे पहले बॉबी लैशली के ऊपर। वो कहते हैं कि बॉबी लैशली पता नहीं अपने आप को समझता क्या है, वो होगा ऑल माइटी, लेकिन जो उसके पास आज टाइटल वगैरह है जो भी उसने WWE के अंदर अभी तक हर्ट बिजनेस ज्वाइन करने के बाद अकम्प्लिश किया है उसमें सबसे बड़ा हाथ हम दोनों का है, यानी कि सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड शेल्टन बेंजामिन का। फिर शेल्टन बेंजामिन आते हैं, वो कहते हैं कि वो होगा ऑल माइटी, लेकिन वो सबसे ज़्यादा एक सेल्फिश इंसान है। और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली मैं उसे दूर हो चुका हूँ। और भाई हम दोनों एक मेन कड़ी थे उसकी WWE टाइटल पूरे रेन की। और रेसलमेनिया के अंदर शेल्टन बेंजामिन कहते हैं मुझे नहीं लगता कि वो अपनी टाइटल बचा पाएगा, और रेसलमेनिया में नहीं तो रेसलमेनिया की थोड़े टाइम बाद ही बॉबी लैशली जरूर से अपनी WWE चैंपियनशिप को हारने वाला है। और यहाँ पर भाई गालियाँ वगैरह भी शेल्टन बेंजामिन निकाल देते हैं बॉबी लैशली को और कुछ इस तरीके से अपना जो इंटरव्यू वो खत्म करते हुए नजर आते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल जो हर्ट बिजनेस है वो पूरी तरीके से नहीं टूटी है बल्कि दो हिस्सों में बट गई है। एक हिस्सा है बॉबी लैशली एंड MVP का जो कि WWE टाइटल रेन को लेकर है, दूसरा हिस्सा है टैग टीम का यानी कि शेल्टन बेंजामिन एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर का। और लगता है ऐसा कि इन दोनों की जो टैग टीम है वो स्टिल WWE के अंदर एग्जिस्ट करने वाली है। अब देखना ये होगा क्या वो स्टिल जो हर्ट बिजनेस का थीम सॉन्ग था उसकी जो टाइट्स वगैरह थी उसके साथ ही में आते हैं, या फिर इन दोनों का जो अटायर है एंड जो पूरा लुक है वो हमें अगले हफ्ते रॉ के एपिसोड के अंदर चेंज होता हुआ नजर आता है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। और नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट इस बार जुड़ी है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के करंट रेसलमेनिया 37 के रेसलमेनिया के बाद के स्टेटस के बारे में, और क्यों आज के रॉ के एपिसोड के अंदर बी फॉर ब्रॉक की जगह हमें बी फॉर बैरन कॉर्बन हमारे टकलू किंग आते हुए नजर आए। नो ऑफेंस टू भाई उनके बाल नहीं है, उसको लेकर कुछ मैं यहाँ पर ज़्यादा उन्हें पॉइंट आउट कर नहीं रहा हूँ, लेकिन सही में आज काफ़ी ज़्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था रॉ की एंडिंग को देखने में ऐसा लगा था कि लेसनर आ रहे हैं। होता कि यहाँ पर पहले ड्रू मैकिंटायर रिकोशे को हराते हैं, फिर मुस्तफ़ा अली को हराते हैं, फिर लगता है ऐसा कि फाइनली आ गए सामोआ जो या फिर आ गए यहाँ पर अपने लेसनर या फिर जिंदर महाली आ जाते यार, मैं उससे भी खुश हो जाता। लेकिन आखिरी में होता क्या, यहाँ पर हमें बैरन कॉर्बन स्मैकडाउन से आते हुए नजर आते हैं एंड वो हमला करते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई इस चीज़ का लॉजिक क्या बना, क्यों WWE ने अचानक से बैरन कॉर्बन को स्मैकडाउन से यहाँ पर ले आई। तो भाई अगर आप सभी को याद होगा आज से करीबन आई थिंक 1.5 से 2 साल होने को आए इस चीज़ को, एक टीम थी WWE के अंदर या फिर कह लो रॉ के एपिसोड में जो कि थी ड्रू मैकिंटायर। उस टाइम ड्रू मैकिंटायर एक हील सुपरस्टार थे, साथ में उनके थे बैरन कॉर्बन और साथ में थे बॉबी लैशली। इन तीनों का एक फैक्शन हुआ करता था मेन रोस्टर के अंदर रॉ के अंदर, और उस फैक्शन ने शील्ड का भी फेस किया था फास्ट लेन 2000 मुझे साल याद नहीं, आई थिंक 19 का वो साल था। और यहाँ पर इन तीनों ने मिलकर फेस भी किया था और इन तीनों का जो फैक्शन था वो एक पूरा का पूरा प्योर हील फैक्शन था रॉ के एपिसोड के अंदर। और आई थिंक वही बेस्ट टाइम था जब WWE ने बैरन कॉर्बन को यूज़ किया था थोड़ा बहुत, और वो भी सही ढंग से हमें लगा था वो यूज़ हो रहा है। और भाई इसके बाद जो बॉबी लैशली हैं जब बैरन कॉर्बन हमला करते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक पोस्ट भी करते हुए नजर आते हैं जहाँ पर इन तीनों ट्रायो की जो फैक्शन की फोटो है वो हमें दिखाई देती है। और जो ड्रू मैकिंटायर हैं उनके चेहरे पर हमें एक लाल क्रॉस नजर आता है। इसका मतलब ये कि भाई इन तीनों का जो ट्रायो फैक्शन था उसमें से ड्रू मैकिंटायर पूरे तरीके से बाहर निकल चुके हैं। अब सही बता रहा हूँ ये लॉजिक तो है, लेकिन लॉजिक कौन से लेवल का है इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है कि भाई आपने अचानक से मतलब जो पुराना फैक्शन है उसको उठा लिया और आपने बता दिया इसलिए
बैरन कॉर्बन ने हमला कर दिया आज ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। लेकिन भाई जो कुछ रिपोर्ट्स हैं उनका मानना ये कि WWE फैंस को ये पूरे तरीके से बिलीव देना चाहती है रेसलमेनिया 37 से पहले कि कोई भी बंदा ड्रू मैकिंटायर के ऊपर हमला करके उसको रेसलमेनिया 37 से बाहर नहीं करने वाला है। ना ही लेसनर आएंगे, ना ही जिंदर महल और ना ही सामोआ जो, बल्कि सही में बॉबी लैशली वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का रेसलमेनिया के अंदर मैच होगा। क्योंकि शायद मेरी तरह काफ़ी सारे लोगों को ये बात पच नहीं रही होगी, पचना मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि WWE ने किस तरीके से बॉबी लैशली एंड ड्रू मैकिंटायर का रेसलमेनिया का मैच ऑफिशियल कर दिया। इसलिए WWE रॉ की रेटिंग्स बढ़ाने के लिए पहले जानबूझ के ही पूरी हाइप बनाती है कि भाई बहुत बड़ी रिटर्न होने वाली है, लेजेंडर आने वाले हैं। लेकिन आखिरी में बीफ और बैरन कॉर्बन हमें शो पर आते हुए नजर आते हैं। तो भाई ये कुछ रीज़न है क्यों बैरन कॉर्बन ने आज शो पर हमें अटैक करते हुए नजर आए। लगता है ऐसा कि ड्रू मैकिंटायर इंजर नहीं हुए, सिर्फ हो सकता है मे बी रेसलमेनिया के अंदर एक छोटा मोटा रोल हो सकता है बैरन कॉर्बन का इन दोनों के मैच के अंदर, एंड मे बी वो रिंग साइड के ऊपर हमें बॉबी लैशली के साथ दिखाई दे सकते हैं। और भाई ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया 37 की स्टेटस की बात रही तो भाई रिपोर्ट्स के हिसाब से अब ये कहना भी मुश्किल है कि रेसलमेनिया 37 के बाद भी जो लेसनर की रिटर्न है वो WWE के अंदर होगी, चाहे वो समर स्लैम आ जाए या फिर रेसलमेनिया 37 के बाद का और भी कोई भी बड़ा पेपर व्यू इस साल का हो जाए। वहां पर अभी कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि लेसनर हमें रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट्स का मानना यह है कि मे बी WWE खुद लेसनर को रिटर्न नहीं करवाना चाहती या फिर वो 1 से 1.5 साल और वेट करने वाली है एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर की रिटर्न के लिए। रिपोर्ट्स का मानना तो ये भी है कि मे बी ये हो सकता है लेसनर हमें एक बार फिर से कभी भी WWE के अंदर अब रेसल ही ना करते हुए नजर आए। क्योंकि जब इतनी ज़्यादा हाइप बन गई, फैंस खुद इनफैक्ट देखना चाहते थे लेसनर को, तब तो WWE ने उनकी रिटर्न करवाई नहीं। अगर रेसलमेनिया 37 के अंदर या फिर उससे पहले लेसनर की रिटर्न होती है तो यहाँ पर चांसेस ये बनते हैं कि हाँ भाई WWE के साथ वो कंटिन्यू करेंगे। अगर रेसलमेनिया के अंदर हमें लेसनर नहीं दिखाई देते हैं या फिर WWE को हिंट हमें नहीं देती है कि समर स्लैम के अंदर लैशली वर्सेस लेसनर का मैच होने वाला है, तो भाई आप लोग एकदम उम्मीद लगा के यहाँ पर रखो ही ना कि लेसनर कभी भी आपको WWE के अंदर रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल ये कुछ अपडेट्स हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ ब्रॉक लेसनर के करंट WWE स्टेटस को लेकर। बाकी भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपकी तरफ मैं भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ जब मैंने एक्सपेक्ट किया बी फॉर ब्रॉक या फिर एस फॉर सामोआ जो, लेकिन आ जाते हैं बी फॉर बैरन कॉर्बन। इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है लेसनर का जो भी फिलहाल मैंने आपको करंट WWE का स्टेटस बताया, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। और जैसा मैंने कहा ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई नीचे वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो प्रेस, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की और भी फ्रेश अपडेट देखने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफ़ी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।